Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम इंडियन एजुकेशनल थिंकर जे कृष्णमूर्ति और सावित्रीबाई फुले को। क्योंकि मैं 4 से 5 दिन के बाद जाके आज क्लास ले रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा है कि एक ही क्लास में दोनों इंडियन एजुकेशनल थिंकर को कवर करा दिया जाए, जिससे कि जो टाइम गैप हुआ है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो अगर अभी तक आपने विद्यार्थी साइट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। इनका जन्म 12 मई 1895 आंध्र प्रदेश में होता है और ये 14 वर्ष की आयु में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे एक स्टोरी है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति, जब इनका जन्म होता है तो बहुत ही ये शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, फिज़िकली अनडेवलप्ड होते हैं, जिस वजह से इनकी स्कूलिंग बहुत ही अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि अक्सर कर ये बीमार पड़ते रहते हैं। तो जो टीचर्स थे वो इनसे थोड़ा नाखुश रहते हैं, क्योंकि एक तो फिज़िकली अनफिट थे, दूसरा ये कि इनको जो स्कूल में कॉन्सेप्ट सिखाए जाते थे, जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, वो इनको समझ में नहीं आता था। तो टीचर्स को लगा कि शायद ये फिज़िकली अनफिट हैं, मानसिक रूप से ये विकसित नहीं है, शायद इसी वजह से इनको जो है स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो इनको समझ में नहीं आता है। तो इनको जो है मेंटली रिटार्डेड घोषित करके स्कूल से निकाल दिया जाता है, और यूँ कहें कि या फिर इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद ये अपनी बेसिक एजुकेशन घर पर ही पूरी करते हैं, लेकिन उसको भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद जब ये 9 या 10 साल के थे तब इनकी मदर जो है एक्सपायर हो जाती हैं। इसके बाद कुछ सालों के बाद इनके पिताजी जो हैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, वहाँ से वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद इनको जो है थोड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से इस चीज़ को मैनेज करने के लिए इनके पिताजी थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके बाद वो बीच बीच में कभी कभी जिद्दू कृष्णमूर्ति को अपने साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी ले जाते थे। उस वक्त शायद इनकी उम्र 13 या 14 वर्ष थी जब ये एनी बेसेंट से मिलते हैं। जो एनी बेसेंट थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी, और एनी बेसेंट इनको देख के, इनसे बातचीत करके बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, और इनकी प्रतिभा को बहुत ज़्यादा वो पहचान पाती हैं। एनी बेसेंट इनसे इतना प्रभावित होती हैं कि इन्हें ये अडॉप्ट कर लेती हैं और अपने साथ इंग्लैंड ले जाती हैं, जहाँ पर इनकी पूरी स्कूलिंग होती है। और अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब ये भारत वापस आते हैं तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को फॉर्मली ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि 14 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्वाइन तो कर ही लिया था, क्योंकि एनी बेसेंट ने इनको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इनको साथ में ले जाती हैं वो इंग्लैंड, और इनकी पूरी स्कूलिंग, पूरी एजुकेशन वहीं पर होती है। तो इसके बाद जब वो भारत वापस आते हैं तब ये फॉर्मली यानी औपचारिक रूप में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक बहुत ही प्रतिभाशाली यानी क्रिएटिव पर्सनालिटी थे। ये एक बहुत अच्छे राइटर, फिलोसोफर, थिंकर और स्पीकर थे। इनका जो चर्चा करने का विषय था वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल और सोशल इश्यूज़ पर ये चर्चा करते थे। क्योंकि ये एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, और प्रतिभाशाली बालक की जो पहचान होती है वो ये होती है कि बच्चा, मतलब जो प्रतिभाशाली बालक है, वो कभी भी एक स्ट्रक्चर्ड और एक फ्रेम्ड एजुकेशन को अडेप्ट नहीं कर पाता है। फ्रेम्ड एजुकेशन का मतलब है कि किसी ने सेट कर दिया है और उस चीज़ को फॉलो करना, और क्रिएटिव बच्चे ऐसी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो फॉलोवर नहीं है, वो कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं। इसीलिए इनको स्कूल में मन नहीं लगता था, इनकी पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, इनको जो स्कूल में पढ़ाया जाता था। इनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था, ये नेचुरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते थे, वहाँ से सीखते थे, इसीलिए इनको जो है क्रिएटिव पर्सनैलिटी कहा जा सकता है। He always talk about the nature of human mind, self-consciousness, meditation, freedom and awareness. जिद्दू कृष्णमूर्ति नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड की बात करते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट एरिया साइकोलॉजिकल फील्ड रहा है, इसीलिए ये ह्यूमन माइंड का जो नेचर है उसकी बात करते हैं। इनका मानना था कि हर एक व्यक्ति का अलग नेचर है, उसके ह्यूमन माइंड का जो फंक्शन है वो सब कुछ अलग है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि आप
ऑब्जर्वेशन के थ्रू सेल्फ कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हो। अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस आप जो है डेवलप कर सकते हो। आपको कोई सिखा दे, कोई पढ़ा दे, स्कूल में अगर आप रेगुलर जा रहे हो, करिकुलम को फॉलो कर रहे हो, डेली वही सब दिनचर्या हो रही है, पढ़ के आना, होमवर्क नोट करना, होमवर्क दिखाना, फिर से पढ़ना, तो ये जो एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके ख़िलाफ़ थे वो। क्योंकि उनका ये मानना था इससे आप बच्चों को कुछ नया नहीं सिखा सकते हो, उनके अंदर आप एक सेल्फ़ कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं कर सकते हो। क्योंकि सेल्फ़ कॉन्शियसनेस तभी डेवलप होता है जब आप खुद कुछ ऑब्ज़र्व करते हो और कुछ नया सीखते हो, कुछ इन्वेंट करते हो। इसके बाद इन्होंने मेडिटेशन के बारे में कहा है कि अगर आप अपने अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको मेडिटेशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि एक मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हो। क्योंकि इन्होंने किसी भी रिलीजियस को फॉलो नहीं किया है, पर्टिकुलर किसी भी रिलीजियस को ये नहीं मानते थे। तो इनका सीधा सीधा ये मानना था कि आप रिलीजियस को फॉलो करके अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। आपको इसके लिए अपना जो है सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और ये सारा जो प्रोसेस है आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने फ्रीडम और अवेयरनेस के बारे में ये कहा है कि बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए फ्रीडम देनी चाहिए। क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति ये बिलीव करते थे कि फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर समथिंग टू लर्न। यानी कि उनका ये मानना था कि कुछ भी नया सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रीडम। और अवेयरनेस के बारे में ये कहा है कि बच्चे अपनी सराउंडिंग्स को या फिर अपने एनवायरनमेंट को लेके अवेयर रहें। क्योंकि बच्चे जब अपने एनवायरनमेंट में अवेयर रहते हैं तभी वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से इनको वर्ल्ड टीचर यानी विश्व गुरु का जो है टैग मिलता है, जिसे कि ये बाद में वापस कर देते हैं, मतलब कि रिजेक्ट कर देते हैं। और ये रिजेक्ट करने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं तो किसी भी सोसाइटी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसका एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्ड होता है। और जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सनैलिटी थे। ये किसी भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्ड में काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी बेसिक जो स्कूलिंग है वो इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाई। तो फिर ये आगे चल के जब ये खुद इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर ये किसी चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी फॉर्मली फ्रेम्ड है, स्ट्रक्चर्ड है। तो इनको कुछ चीज़ों से जो है क्लैश होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, तो इसीलिए ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ भी देते हैं और विश्व गुरु यानी कि वर्ल्ड टीचर का जो टैग होता है वो भी वापस कर देते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट है, ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फॉलोइंग एनी रिलीजियस पाथ, गुरु और स्क्रिप्चर बिकॉज ही बिलीव दैट ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड। इनका ये मानना था कि हमारा जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं तो हमारा मेन फोकस है सत्य को जानना, यानी कि सत्य को जानना। सत्य को इन्होंने सत कहा है, सत और नीचे हलंत, यानी कि जो सत्य है उसको जानने के लिए हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी रिलीजियस की आवश्यकता नहीं है, किसी स्क्रिप्चर की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है सेल्फ़ कॉन्शियसनेस। इन्होंने सेल्फ़ कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है, और सेल्फ़ कॉन्शियसनेस के थ्रू ही हम सत्य को जान सकते हैं। सत्य को इन्होंने इंग्लिश में एसेंस कहा है। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी गुरु या कोई भी ग्रंथ आपको एक सीमित ज्ञान ही दे सकते हैं। क्योंकि ये जो धर्म ग्रंथ होते हैं या फिर धर्म में जो बातें लिखी गई हैं या फिर गुरु का ज्ञान, ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी के थ्रू सीखा है। और ये सारा ज्ञान जो है एक सीमित है, और इन सब को पढ़ के हम सिर्फ एक सीमित ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं, सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। सत्य को पहुंचने के लिए हम इन सारे बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। इसी को इन्होंने फ्रीडम कहा है। और किसी भी सत्य को जानने के लिए आपको जो है सेल्फ़ कॉन्शियसनेस डेवलप करना होगा, स्वचेतना को जागृत करना होगा, तभी आप सत्य का अनुभव कर सकते हैं, सत्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि सत्य जानने की चीज़ नहीं है, सत्य अनुभव करने की चीज़ है।
जानने की चीज़ तो वो सारी चीज़ें होती है जिनका जो है एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, बट जो सत्य है वो एक सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव चीज़ें हम हमेशा अनुभव ही कर सकते हैं और अनुभव के द्वारा ही हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कोटेशन दिया है। कभी कभी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली लर्निंग फ्रॉम बुक्स, मेमोराइजिंग सम फैक्ट, बट ऑल्सो लर्निंग हाउ टू लुक एंड हाउ टू लिसन टू वॉट द बुक्स आर सेइंग, वेदर दे आर सेइंग समथिंग ट्रू और फॉल्स। जिद्दू कृष्णमूर्ति का ये मानना था कि एजुकेशन यानी शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब को रट लेना नहीं है, या फिर किसी भी फैक्ट को याद कर लेना मात्र ही एजुकेशन नहीं है। जब तक कि आपके अंदर इतनी अवेयरनेस ना आ जाए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, उसमें से जब आप ये जानने लगो कि ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो लर्निंग प्रोसेस में शामिल हैं, क्या ये सही है या गलत है, जब तक हम सही और गलत में डिफरेंस ना कर पाएँ, तब तक जो है एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल नहीं होगा। यानी कि रट लेना या किसी चीज़ को फॉलो कर लेना या कुछ इन्फॉर्मेशंस को मेमोराइज़ कर लेना ही जो है एजुकेशन नहीं है, और यही जो है एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहा है। इसीलिए जो है जिद्दू कृष्णमूर्ति इस चीज़ को अपोज़ करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि उनका ये मानना था कि आप कुछ इन्फॉर्मेशंस को, कुछ फैक्ट को कलेक्ट करके बुक में आप प्रिंट करा देते हैं और बच्चे उनको रट लेते हैं, तो इससे फिर क्या होता है कि बच्चा कुछ नया थोड़ी सीख रहा है, वो सिर्फ अपने माइंड में फैक्ट को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, लेकिन उससे कुछ नया इन्वेंट नहीं कर रहा है। तो जब तक आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते हो, इसका मतलब है कि आपकी शिक्षा अभी अधूरी है। इसके बाद पढ़ेंगे हम एम ऑफ एजुकेशन, यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। पहला है टू डेवलप फ्री एंड फियरलेस पीपल, यानी कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि बच्चे को हम फियरलेस यानी कि बिना भय के उनका जो है विकास कर पाएँ, क्योंकि जब तक उनके अंदर भय रहेगा, किसी चीज़ का फियर रहेगा, तब तक वो कुछ नया थोड़ी कर पाएंगे, हमेशा डरते रहेंगे। कुछ नया करने के लिए वो उनके अंदर हमेशा ये लगा रहेगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई मुझे डांट ना दे, कोई मुझसे कुछ कह ना दे। तो ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, तब जाके आप बच्चे के अंदर जो है एक सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप कर पाएंगे कि वो कुछ नया सीख पाएगा। नेक्स्ट है इसका पेट्रियाटिज़म इन स्टूडेंट, यानी कि बच्चों के अंदर जो है पेट्रियाटिज़म यानी कि देश प्रेम की भावना विकसित करना। इसका नेक्स्ट है टू डेवलप सेल्फ एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। बच्चों के अंदर जब डर ख़त्म हो जाएगा तभी तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसका जो रूट पॉइंट है वो यही है कि जब बच्चे के अंदर आप डर को ख़त्म कर देंगे तब बच्चा जो है सेल्फ एक्सप्रेसिंग करने लगेगा। नेक्स्ट है इसका स्टूडेंट्स माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम कंपटीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कंपटीशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा कहा है इन्होंने कि कंपटीशन या कंपैरिजन ये दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं। क्लास में हो, सोसाइटी में हो, कहीं पर भी ये कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन और कंपैरिजन से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ना डर पैदा करते हैं। क्योंकि कंपटीशन के थ्रू ये होता है कि बच्चा नया नहीं सीखता है, वो बच्चे के अंदर ये चीज़ ये बैठती है कि मुझे अपने जो उसका जो कॉम्पिटिटर है उससे जीतना है, और अगर वो उससे हार जाएगा तो उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा, वो अगली बार कंपटीशन करने में अपने आप को लो फील करेगा। इसीलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कंपटीशन और कंपैरिजन को अपोज किया है। इसके बाद लास्ट में हम कुछ बुक्स के नाम देख लेते हैं जो कि जिद्दू कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई हैं। एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, टोटल फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ये कुछ बुक्स के नाम थे जो कि जिद्दू कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई हैं, और ये जो बुक्स हैं ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में जितना पढ़ना था वो सब पढ़ लिया है। एक पॉइंट रह जाता है, उसको मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। जिद्दू कृष्णमूर्ति नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे।
वो नेचर को ऑब्ज़र्व करके सीखते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचुरलिज़म को फॉलो करते थे। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत फॉलो करते हों नेचुरलिज़म को, लेकिन नेचुरलिज़म के प्रिंसिपल को वो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी थे। वो थियोरी, प्रिंसिपल, इन सब के बियॉन्ड जाकर वो नॉलेज को गेन करना चाहते थे। तो उन्होंने किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी थियोरी को फॉलो नहीं किया है, जो कि पहले से ही तय कर दी जाती हैं। और इन सब चीज़ों से ज्ञान क्या होता है, एक सीमित हो जाता है। तो वो सीमित ज्ञान को जो है फॉलो नहीं करते थे। उनका मानना था कि इसके परे जाना, यानी किसी भी सीमा में बंधे ज्ञान के परे जाना ही जो है अध्यात्म की पहचान है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि क्या वो नेचुरलिज़म को फॉलो करते थे, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। बेसिकली वो नेचर में इंटरेस्टेड थे, पर ऐसा नहीं है कि वो नेचुरलिज़म को पूरी तरीके से फॉलो करते थे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो नेचुरलिस्ट थे, जिस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं प्रकृति में विश्वास करते थे, प्रकृति में ही वो रुचि रखते थे और प्रकृति के द्वारा ही वो कुछ ना कुछ सीखते थे। तो इनकी भी फ़िलॉसफी कुछ ऐसी ही है कि वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, और प्रकृति से ही सीखते हैं। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम सावित्रीबाई फुले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी सेकंड एजुकेशनल थिंकर सावित्रीबाई फुले। जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, यानी जितना महान इनका व्यक्तित्व था, उससे कई ज़्यादा महान इनका संघर्ष रहा है। और आज की क्लास में हम इनके संघर्ष का कुछ अंश पढ़ेंगे जो कि इन्होंने सामाजिक और शैक्षिक संदर्भ में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है बॉर्न ऑन 10 मार्च 1831, यानी कि इनका जन्म 10 मार्च 1831 में हुआ है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारे सिलेबस में जितने भी इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स हैं, उनमें से सबको मैंने सीक्वेंस में पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने स्वामी विवेकानंद जी से शुरू किया है और सबकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग मैंने सीक्वेंस में पढ़ाया है। एक मिस्टेक हो गई थी कि सावित्रीबाई फुले को मुझे सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि सावित्रीबाई फुले इन सभी से सीनियर हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो कभी अगर एग्ज़ाम में जो इनकी डेट ऑफ बर्थ सीक्वेंस में पूछ ली जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आप सावित्रीबाई फुले को रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद जितने भी मैंने जो इंडियन एजुकेशनल थिंकर पढ़ाए हैं वो सब मैंने सीक्वेंस में पढ़ाए हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं है। इसका फर्स्ट पॉइंट है सावित्रीबाई फुले का जन्म 10 मार्च 1831 महाराष्ट्र में होता है और इनकी जो पहचान है वो एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनलिस्ट और एक पोइट के रूप में जानी जाती है। अब क्योंकि ये एक महाराष्ट्रियन थी तो इनकी जो पोएम्स हैं, जो भी इन्होंने लेख लिखे हैं, वो ज़्यादातर मराठी लैंग्वेज में ही लिखे हैं। क्योंकि जो पोएम्स होती हैं वो ज़्यादातर तब लिखी जाती हैं जब आप अपनी कोई बात को समाज के बहुत ही बड़े तबके तक पहुंचाना चाहते हो। तो लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज का सहारा लेना होता है। तो इनकी जो पोएम्स हैं वो ज़्यादातर जो है मराठी लैंग्वेज में ही लिखी गई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों से ये ज़्यादा कनेक्ट करना चाहती थी अपनी बात को पहुंचाने के लिए। इसीलिए इनकी जो ज़्यादातर पोएम्स हैं और जो लेख इन्होंने लिखे हैं वो मराठी लैंग्वेज में ही लिखे हैं। इसके बाद है इनका जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है वो है वुमेन राइट्स को लेकर के। फिर चाहे वो फैमिली से जुड़े हुए राइट्स हों या सोशल राइट्स हों या फिर पॉलिटिकल राइट्स हों या फिर एजुकेशनल राइट्स हों, यानी जितने भी अधिकार हैं या महिलाओं से जुड़े हुए, उन सब को लेकर ये बहुत ज़्यादा अवेयर रही हैं और लोगों को भी अवेयर किया है इन्होंने। शी कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ इंडियाज़ फेमिनिस्ट मूवमेंट, यानी कि इन्हें इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला फेमिनिस्ट मूवमेंट का लीडर माना जाता है। इन्होंने प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के उत्थान की बात की है, फिर चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर सवर्ण समाज। क्योंकि महिला जो वर्ग है ये किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। महिलाओं का एक अलग वर्ग होता था जिसमें कि महिलाओं के अधिकारों की बात कोई नहीं करता था किसी भी वर्ग में। और ये 1831 की बात है जब ब्रिटिश पीरियड था। उस टाइम पे जो महिला वर्ग था बहुत ज़्यादा शोषित और उत्पीड़ित वर्ग था, बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था किसी भी वर्ग में। 1831 की बात है जब ब्रिटिश पीरियड था और एक दलित समाज की महिला
सामने निकल के आती है और वो सभी वर्ग के महिलाओं के अधिकारों की बात करती है। कितना ज़्यादा स्ट्रगलिंग इनके लिए रहा होगा वो समय, जहाँ पर ये खुद शिक्षित होती हैं, पूरे समाज को शिक्षित करती हैं और प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को भी शिक्षित करने का प्रयास करती हैं। सावित्रीबाई फुले का विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिराव फुले के साथ कर दिया जाता है और 9 वर्ष की आयु तक ये पूरी तरीके से अशिक्षित होती हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। लेकिन शादी के बाद जब ज्योतिराव फुले ने ये देखा कि इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि है और इनका बौद्धिक स्तर भी काफ़ी अच्छा है, तब ज्योतिबा राव ने इनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली और इनको शिक्षित किया। अब सावित्रीबाई फुले ने न केवल खुद शिक्षा ग्रहण की, बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा देने का प्रयास किया और अन्य वर्ग की महिलाओं को भी शिक्षित करने का प्रयास किया, जिस वजह से इन्हें फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया यानी कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें सशक्त करने का भी प्रयास किया है। शी वॉज अवॉर्डेड एज अ बेस्ट टीचर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया है। इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड क्यों मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड क्यों दिया, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे देती हूँ इसका। बेस्ट टीचर का अवार्ड तो इनको इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने उस दौरान, जब महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की बात करना भी एक असंभव कार्य माना जाता था, लेकिन इन्होंने वो कार्य करके दिखाया है, जहाँ पर इन्होंने हर वर्ग की महिलाओं के शिक्षा की और सशक्तिकरण की बात की है और इन्होंने बहुत सारी कुप्रथाओं को, कुरीतियों को विरोध किया है और उसकी जगह पर नए बदलाव भी लेके आई हैं, जिस वजह से जो सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था का मतलब ही होता है कि जो समाज के नियम हैं, जो समाज की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, आप उसी के हिसाब से चलें और उसी को फॉलो करें। और जब आप इनका विरोध करते हैं, इसके विपरीत जाके कोई कार्य करते हैं, तो समाज आपका विरोध करता है, आपके कार्य को अस्वीकृति देता है। तो अब सावित्रीबाई फुले कुछ ऐसा ही कार्य कर रही थी। हालांकि ये काम समाज के कल्याण के लिए ही था, लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध था। इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की, महिलाओं को शिक्षित करने की बात की, बहुत सारी कुप्रथाओं को बंद करने की बात की। तो इनका बहुत पुरजोर विरोध हुआ समाज के द्वारा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनको बहुत सहयोग मिला है और इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कंट्रीब्यूशन, यानी सावित्रीबाई फुले का योगदान। इसका फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट फीमेल टीचर, यानी सावित्रीबाई फुले की जो पहचान है वो फर्स्ट फीमेल टीचर के रूप में जानी जाती है, यानी भारत के जो पहली महिला शिक्षिका के रूप में इनको पहचान मिली है। दूसरा पॉइंट है फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट इन इंडिया। आधुनिक भारत की ये पहली नारीवादी थी। नारीवादी इसीलिए क्योंकि इन्होंने महिलाओं के शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है और इससे पहले किसी ने भी शायद भारत में महिला शिक्षा या महिला सशक्तिकरण की बात नहीं की है, इसीलिए इनको जो है आधुनिक भारत का फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड ब्रिंगिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये हमेशा से ही इनइक्वालिटी के अगेंस्ट रही हैं और इक्वलिटी और जस्टिस को बढ़ावा दिया है। इनके जो भी कार्य रहे हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन इन्होंने सोसाइटी में दिया है, उससे इक्वलिटी और जस्टिस जो है इंक्रीज़ हुआ है और इनइक्वालिटी को डिक्रीज़ किया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वर्क फॉर विडो रीमैरिज, यानी इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया है और सती प्रथा का भी विरोध किया है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली एक चीज़ है कि विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक जगह आके लिंक होती हैं। इसमें से विडो रीमैरिज तो चलो पॉजिटिव पॉइंट हो गया और चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है। तो अगर एक चीज़ पर रोक लगा दी जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर बाल विवाह पर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली विधवाओं की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि विधवाओं की संख्या इसलिए ज़्यादा हो रही थी कि बाल विवाह होते थे और बाल विवाह में
लड़की की उम्र कम होती थी और लड़के की उम्र ज़्यादा होती थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लड़का बड़ा होगा तो वो जल्दी वृद्ध होगा और वो जल्दी उसकी मृत्यु होगी, और लड़की कम उम्र में विधवा हो जाएगी। फिर उसको बहुत ज़्यादा समाज प्रताड़ित करेगा, उसके ऊपर बहुत सारी कुप्रथाएं थोप दी जाएंगी। तो इस वजह से सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया कि अगर बाल विवाह रुक जाएगा तो विधवा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे लोगों के, और जिस वजह से जो समाज की कुप्रथाएं हैं वो कहीं ना कहीं उन पर एक लगाम लग जाएगी। तो अब उन्होंने जब बाल विवाह पे प्रतिबंध लगाया, अब जितनी विधवा पहले से थीं उनके साथ जो भी समाज अन्याय करता था उनके लिए भी कुछ ना कुछ सावित्रीबाई फुले ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से विधवाओं का पुनरुद्धार हुआ है। एक तो विडो रीमैरिज की, जो विधवाएं महिलाएं हैं उनको भी जो है जीने का अधिकार है, अपने भविष्य को संवारने का अधिकार है, इसीलिए उन्होंने रीमैरिज का कॉन्सेप्ट जो है दिया। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट आ गए हैं, ये मैंने सीक्वेंस में लगाए। हालांकि स्लाइड का सीक्वेंस सही है, लेकिन चूंकि हम अभी सती प्रथा और विडो रीमैरिज की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी अभी पॉइंट है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, तो हम उसको सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस स्लाइड को पढ़ेंगे। लेकिन जब आप याद करेंगे ना तो आप इन सभी पॉइंट को ईयर वाइज में जो मैंने सीक्वेंस में लगाए हैं आप इसी सीक्वेंस में याद करिएगा, जिससे कि आपको भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सावित्रीबाई फुले ने विडो रीमैरिज के साथ साथ एक केयर सेंटर भी खोला था जिसे बाल हत्या प्रतिबंधक गृह कहा जाता है। ये सन 1863 में महाराष्ट्र में खोला गया था, और ये जो सेंटर था ये बेसिकली प्रेग्नेंट लेडी और रेप्ड विक्टिम्स के लिए खोला गया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे तो उनको घर पे बहुत प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि ना तो वो शिक्षित थी और ना ही उनका कोई अर्निंग सोर्स था। तो अब वो जो है घर वालों के लिए एक बोझ बन गई थी। तो अब उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, इस वजह से उनको घर से निकाल दिया जाता था। अब उनके पास कोई आश्रय नहीं था, कोई सहारा नहीं था, तो सावित्रीबाई फुले ने ऐसी महिलाओं के लिए भी एक केंद्र खोला, एक सेंटर खोला, जहाँ पर वो आराम से रह सकें। उनका पालन पोषण, उनके बच्चे का ध्यान रखना, सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, उनको शिक्षा व्यवस्था, और उनको जो है बहुत सारे कौशल सिखाए जाते थे जिससे कि वो इंडिपेंडेंट बन पाएँ। इसके अलावा अब बात आती है रेप्ड विक्टिम की। बहुत सी ऐसी विधवा महिलाएं होती थीं जिनके साथ उनके घर पर या उनके कोई नज़दीकी व्यक्ति ने उनके साथ इस प्रकार का कोई अपराध किया है, और मान लीजिए अगर इस दौरान अगर वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो समाज के द्वारा या उसके घर वालों के द्वारा उसको फोर्स किया जाता था अबॉर्शन कराने के लिए, और अगर वो महिला अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं होती थी तो फिर उसके जो है चरित्र पर उंगली उठा दी जाती है और उसे घर से निकाल दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में भी सावित्रीबाई फुले ने ऐसी महिलाओं को भी आश्रय दिया है, उनको चिकित्सा सुविधाएं दी, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की, और कुछ ऐसे कौशल सिखाए जिससे कि वो अपने लिए और अपनी संतान के लिए धन उपार्जन कर सकें। यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि गर्भावस्था के दौरान समाज के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा उनका जो है गर्भपात करवा दिया जाता था, अबॉर्शन करवा दिया जाता था, तो इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए और ऐसी महिलाओं को आश्रय देने के लिए सावित्रीबाई फुले ने एक केंद्र खोला जिसे बाल हत्या प्रतिबंधक गृह कहा जाता है। इसके बाद है सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज को ज्वाइन किया, जो कि सन 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा पुणे में स्थापित किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना बेसिकली कर्मकांड के विरोध में की गई थी, क्योंकि उस समय कर्मकांड का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, और जो है कि पूरी सत्ता या जो भी कहें आप, पावर कह लें या सत्ता कह लें, समाज के किसी एक वर्ग के हाथ में थी, और इसका विरोध करने के लिए जो है सावित्रीबाई फुले ने इस समाज को ज्वाइन किया, और ज्योतिराव फुले ने इस समाज को स्थापित किया था, यानी सत्यशोधक समाज को स्थापित किया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ही ऑर्गेनाइज्ड बाबर्स स्ट्राइक टू अपोज शेविंग हेड ऑफ विडोज़। यानी सावित्रीबाई फुले ने बाबर्स स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि एक हड़ताल इन्होंने की थी, और ये हड़ताल इस वजह से की थी क्योंकि ये जो एक प्रथा थी महाराष्ट्र में, जो विधवा महिलाएं होती हैं उनका हेड शेव कर दिया जाता है, यानी कि उनके सारे बाल मुड़वा दिए जाते हैं।
तो इस कुप्रथा का विरोध करने के लिए सावित्रीबाई फुले ने बाबर्स स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया था। इसका नेक्स्ट है द फर्स्ट नो डाउरी मैरिज इनिशिएटेड बाय सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले द्वारा बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि इससे पहले किसी ने भी इसके बारे में चर्चा तक नहीं की है। तो सावित्रीबाई फुले ने नो डाउरी मैरिज यानी कि बिना दहेज का विवाह, इस सिस्टम को जो है इन्होंने इनिशिएट किया था सबसे पहले। और इस स्लाइड का ये जो लास्ट पॉइंट है, शी स्ट्रांगली अपोज टू अनटचेबिलिटी, जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सावित्रीबाई फुले ने सबसे ज़्यादा जो है विरोध किया है अनटचेबिलिटी, जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का। इसके बाद अब जो हमारी प्रीवियस स्लाइड है जो कि अभी मैंने स्किप कर दी थी, उसके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार। इस्टेब्लिश अ स्कूल फॉर लोअर क्लास इन महाराष्ट्र। सावित्रीबाई फुले ने पहला लोअर क्लास स्कूल खोला था महाराष्ट्र में। इसका नेक्स्ट है इस्टेब्लिश फर्स्ट गर्ल्स स्कूल 1848 इन भिड़ेवाड़ा। सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहला गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया था महाराष्ट्र के भिड़ेवाड़ा में, और ये इस्टेब्लिश किया था सन 1848 में। स्टाइपेंड टू चिल्ड्रन फॉर अटेंडिंग स्कूल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये हाईलाइट नहीं किया है मैंने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको समझ लीजिए कि क्या इसमें जो है दिया गया है। स्टाइपेंड का मतलब होता है पैसे देना, मतलब कुछ एक तरीके से मेहनताना कह सकते हैं स्टाइपेंड का मतलब होता है। तो यहाँ पर स्टाइपेंड किन बच्चों को दिया जाता था? जो बच्चे काम करने के लिए जाते थे, यानी मजदूरी करते थे। तो उनके माँ बाप के पास एक रीज़न था कि भाई अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, कौन मजदूरी करके लाएगा, कैसे खर्चा चलेगा। तो सावित्रीबाई फुले ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला कि देखो तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, और इनका जो दिन भर का जो मेहनताना होता है, जो ये मजदूरी करके लाते थे, उसका पैसा हम दे देंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको रेगुलर जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। तो सावित्रीबाई फुले ने यहाँ तक भी कदम उठाए हैं कि बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, उनका स्कूल में एडमिशन से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो वो उठा ही रही थी, बाकी का खर्चा जो उनके घर वालों को दिया जाता था या बच्चों को दिया जाता था, एक तरीके का लालच की जिससे बच्चे स्कूल तो आए कम से कम। तो इस लेवल पर भी सावित्रीबाई फुले ने जो है सामाजिक जो है योगदान दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है ओपेंड महिला सेवा मंडल इन 1852। इन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की 1852 में। महिला सेवा मंडल के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके सशक्तिकरण के बारे में महिलाओं को जागरूक करने की बात की जाती थी। इसका नेक्स्ट है ओपेंड अ नाइट स्कूल फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स इन 1855। 1855 में सावित्रीबाई फुले ने पहला नाइट स्कूल खोला था जो कि फार्मर्स और लेबरर्स के लिए था, यानी कि ऐसे किसान, ऐसे मज़दूर जो कि दिन भर जो है किसानी करते हैं, मज़दूरी करते हैं अपनी जो है जीविका चलाने के लिए। अब उनके पास पढ़ने लिखने का समय तो होता नहीं था जिससे कि वो स्कूल आए। तो सावित्रीबाई फुले ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला कि ठीक है आप दिन में काम करो, लेकिन रात में आप कम से कम 2 से 4 घंटे आप स्कूल आओ और जो है अपना जो है शिक्षा ग्रहण करो। कुल मिलाकर सावित्रीबाई फुले ने बहुत योगदान दिया है हमारे समाज में। इन्होंने जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से लेकर प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था तक सभी तरह के कार्य जो हैं किए हैं। तो हमारे दोनों ही थिंकर यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति और सावित्रीबाई फुले, ये दोनों ही एजुकेशनल थिंकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों का ही कंट्रीब्यूशन बहुत है। सावित्रीबाई फुले का तो कुछ ज़्यादा ही है और आप इसको जो है कि एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर भी इसको रिवाइज़ करने के लिए आप स्पीड बढ़ा के इसको सुन सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिए। जो मैंने हाईलाइट किए उनको तो पढ़िए और जो मैंने हाईलाइट नहीं किए उनको भी आप बराबर पढ़िए। तो आज की क्लास हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।